इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी के बारे में। आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं, उसके बाद आनुवांशिकता के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो लक्षण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में वंशागत हो जाते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में पहुंच जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, वे लक्षण दोस्तों आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवांशिक विशेषकों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया रहती है वो वंशागति या आनुवांशिकता कहलाती है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने जाना आनुवांशिक लक्षणों के बारे में। सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो माता पिता से जो लक्षण अपने बच्चों में पहुंच जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं वो कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण। और ये आनुवांशिक लक्षण जिस प्रक्रिया के तहत जाते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं आनुवांशिकता। आगे है आनुवांशिकता की खोज किसने की, ये प्रश्न उभर कर आता है। तो दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है आनुवांशिकता की खोज की, इसीलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों आनुवांशिकी की जब खोज की तो इन्होंने इस खोज के लिए जो है मटर के पौधे पर प्रयोग किए हुए थे। प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि आनुवांशिकता में ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किस पौधे पर प्रयोग किया गया था, तो मटर के पौधे को इन्होंने प्रयोग करने के लिए चुना हुआ था। आगे है कि मेंडल ने मटर की विभिन्न प्रजातियों के बीच एक संकर और द्विसंकर क्रॉस किए, जिससे प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम बना हुआ। तो ये महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से नियम जो है बने थे जब मेंडल ने मटर पर जो है एक संकर और द्विसंकर क्रॉस किए हुए थे। तो 3 नियम बने थे दोस्तों। पहला प्रभाविकता का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और तीसरा पृथक्करण का नियम। आगे हम जानते हैं उत्परिवर्तन के बारे में, अर्थात म्यूटेशन के बारे में। तो दोस्तों जीवों के आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन कहलाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ में होने वाले सभी परिवर्तन ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाते हैं। आपको दोस्तों कहीं भी कोई भी डाउट आए तब आप कमेंट कीजिएगा, और अगर बिल्कुल समझ में आए तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी हम लाएं। तो आगे बढ़ते हैं कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या उपलब्धि हासिल की जीव विज्ञान जगत में। तो आइएगा सबसे पहले जानते हैं कोशिका का वर्णन किया था दोस्तों वैज्ञानिक हुक ने, और बैक्टीरिया की खोज की ल्यूवेन हॉक ने। आसान से प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आगे है कोशिका केंद्रक की खोज किसने की, तो कोशिका केंद्रक की खोज की दोस्तों ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का वर्णन किया था कॉलिकर ने। और सर्वप्रथम डीएनए को पृथक किसने किया था, तो पृथक किया था मेसन ने। ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि प्रश्न है कि डीएनए का पृथक्करण किसने किया था, तो सबसे पहले डीएनए को अलग किया हुआ था मेसर ने। आगे है गोल्गी तंत्र का वर्णन, ये तो आसान है, गोल्गी है तो गोल्गी का वर्णन करेंगे गोल्गी। अगला है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वाणिज्यिक निर्माण किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वाणिज्यिक निर्माण किया सीमेंस ने। आगे है डीएनए की संरचना का रहस्योद्घाटन किसने किया, तो दोस्तों डीएनए की संरचना का रहस्योद्घाटन किया क्रिक, वॉटसन और विल्किंसन। ओके, इन 3 वैज्ञानिकों ने जो है समग्र रूप से डीएनए की संरचना का रहस्योद्घाटन किया हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 2 पेज देखे। 2 पेज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो समझने में तब आप कमेंट कीजिएगा कहाँ आपको डाउट है। आइए अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज में हम देखने वाले हैं लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो दोस्तों लिंग निर्धारण क्या होता है, किस तरह से लिंगों का निर्धारण होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सन 1902 में मैकलंग ने लिंग निर्धारण का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन प्रस्तुत किया था। तो लिंग निर्धारण की जो थ्योरी थी वो किसने प्रस्तुत की, मैकलंग ने। ओके,
कैसे याद रखेंगे इस नाम को, देखिएगा, लिंग लंग, ओके, मैकलंग, ओके, इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। और ये किया था इन्होंने थ्योरी प्रस्तुत सन 1902 में। आगे बढ़ते हैं कि लिंग भी एक आनुवांशिक लक्षण होता है, ओके, और अन्य सभी लक्षणों के समान लैंगिक लक्षण भी गुणसूत्रों के द्वारा ही वंशागत होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, कहा जाए तो आसान शब्दों में, विज्ञान की भाषा को छोड़ दें तब। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य की गायिक कोशिकाओं में 46 अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। यहाँ प्रश्न बन जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और 2 गुणसूत्रों से मिलकर एक जोड़ी बनेगी, ओके, 1 + 1, तो ये एक जोड़ी हो गई। इस तरह से 23 × 2 टोटल कितने गुणसूत्र हुए? 46। अगर यहाँ पर ध्यान देना, जल्दबाजी मत कर देना, प्रश्न क्या पूछा है ये बड़े ध्यान से देखिएगा। वहाँ कुल गुणसूत्र दिए हैं तब आंसर होगा 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर गुणसूत्रों की जोड़ी दी है तब 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और इन 23 जोड़ी गुणसूत्रों में से दोस्तों 22 जोड़ी गुणसूत्र तो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। आगे है, पुरुषों में XY गुणसूत्र और स्त्रियों में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में जो XY गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, उनको हम शुक्राणु कहते हैं, और महिलाओं में जो XX लिंग गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम अंडाणु कहते हैं। तो पुरुषों में शुक्राणु, महिलाओं में अंडाणु। तो जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु से मिलेगा तब देखिएगा क्या होगा, किस तरह से लिंग का निर्धारण होता है। अब ये प्रक्रिया चलेगी। अगर दोस्तों पुरुष का एक X गुणसूत्र, कौन सा? पुरुष का X गुणसूत्र अंडाणु से मिलेगा, ओके, अंडाणु से अगर मिलेगा तब जो है संतान लड़की होगी। अगर शुक्राणु जो है बाई, कौन सा? ये गलत मिसप्रिंट है, बाई शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तब दोस्तों संतान लड़का होगा, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, अगर XX गुणसूत्र मिलते हैं तब लड़की पैदा होगी, अगर XY गुणसूत्र मिलते हैं तब लड़का पैदा होगा। आगे तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि मनुष्य में जो बाई गुणसूत्र रहता है वो नर लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है, ओके। आगे है, मुख्य गुणसूत्र तो इस तरह से कौन सा हो गया? बाई गुणसूत्र, क्योंकि ये नर लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी रहता है केवल। आगे है, वर्णांधता के बारे में जाने लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? तो दोस्तों जिस व्यक्ति में वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस रोग पाया जाता है उस व्यक्ति को लाल और हरे रंग में अंतर समझ नहीं आता है, और ऐसे रोगियों में लिंग सहलग्नता के कारण ऐसा होता है। आगे की वीडियो हम जानेंगे कि लिंग सहलग्नता क्या होती है। इस वीडियो में केवल हम वर्णांधता यही जान रहे हैं। आगे तथ्य है कि स्त्री केवल तभी वर्णांध हो सकती है जब उसकी दोनों X गुणसूत्रों में वर्णांधता के लिए अप्रभावी जीन्स हों, ओके। तो यहाँ तक दोस्तों इस वीडियो के सारे महत्वपूर्ण तथ्य समाप्त होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं लुसेंट निचोड़ साइंस सीरीज। इस सीरीज में हम लुसेंट बुक का बिल्कुल निचोड़ आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हमें बताएं कि आपको कहाँ जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आया और किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। आप हमें सुझाव जरूर दें।